हवा के तेज होने की वजह से उसके बाल बार बार उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। वह जितनी बार उन बालों को हटाती अपने हाथों से, उतनी बार फिर से वह उड़कर उसके चेहरे को ढक देते। ये खेल कुल 5-10 मिनट तक चला और फिर वह तंग आ गई। उसके बाद उसने अपने हाथ में लिए बैग को खोला, उसमें से काला धागा निकाला और अपने बालों के इर्द गिर्द इस तरह घुमाया कि कसकर गांठ बांध दी। उसके चेहरे पर संतुष्टि की एक भावना थी जब उसने गांठ बांध दी थी और उसके बाल बंध गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। लगभग 1 घंटा हो चुका था उसे रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े अपनी कैब का इंतजार करते हुए। सारा अरेंजमेंट तो उसके ऑफिस वालों ने ही किया था, फिर वो चाहे होटल की बुकिंग हो, ट्रेन की बुकिंग हो या फिर कैब वाले की इंफॉर्मेशन, वह सब तो उसे 2 दिन पहले ही ईमेल पर आ गई थी। उसी के अकॉर्डिंग ही तो उसने कैब ड्राइवर को फोन किया था जैसे ही उसकी ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। और कैब ड्राइवर ने कहा भी था कि 15 मिनट में पहुंच जाएगा, पर अब तो 1 घंटा हो चुका था। इस स्टेशन का एक ही एग्जिट गेट था, तो ऐसी कोई कंफ्यूजन होने की संभावना भी नहीं थी। और जब भी वह कैब ड्राइवर को फोन करती, वह फोन नहीं उठा रहा था। रिद्धिमा को थोड़ी बेचैनी सी होने लगी थी। हालांकि समय बहुत ज्यादा नहीं था, अभी शाम के 5:30 ही बजे थे और क्योंकि गर्मियों के दिन थे तो अंधेरा होने में भी वक्त था। कई ऑटो रिक्शा उसके पास आकर इस उम्मीद में रुके भी कि उन्हें सवारी मिल जाएगी, पर वह तो अपनी कैब का वेट कर रही थी, तो सबको मना कर दी गई। वह इस शहर से अनजान भी नहीं थी, एक बार पहले भी 2 साल पहले आ चुकी थी। ऑफिस के ही काम से थी, पर उस समय उसके कुछ एक सीनियर्स वगैरह साथ थे, तो इसलिए इसे खुद कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन इस बार उसे अकेले ही सब मैनेज करना था। ऑफिस वालों ने प्रमोशन दी थी तो जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग करने आई थी, यूं मानो किसी बहुत बड़ी ऑफिस डील को फाइनल करने आई थी। कल सारा दिन मीटिंग में ही निकलने वाला था और कल ही शाम की वापसी भी थी। रिद्धिमा का सब्र अब टूटने लगा था। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी, मन झल्लाने लगा था और भूख भी लग रही थी। ट्रेन में जो खाने की थाली मिली थी, उसकी सब्जी में जो मिर्च मसाला था, वो रिद्धिमा के हिसाब से थोड़ा तीखा था। खाने में अगर थोड़ा सा भी मिर्च मसाला तीखा होना तो रिद्धिमा खा नहीं पाती, इसलिए उसने वह थाली आधी में ही छोड़ दी थी। जहाँ वह खड़ी थी उसके आसपास खाने की दुकानें बहुत थी, पर उसका सूटकेस इतना भारी था कि वह सोचने लगी कि इतना भारी सूटकेस उठाकर वह कहाँ कहाँ जाएगी। इसीलिए उसने ये सोच रखा था कि एक बार होटल पहुंच जाए तब तसल्ली से वो अपनी भूख मिटाएगी और अच्छा खाना खाएगी। लेकिन अब 1 घंटे से ऊपर हो रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक मन तो उसका ये कर रहा था कि इस कैब वाले को छोड़े और अपनी ही कोई नई कैब बुक कराए या फिर अगला जो भी ऑटो रिक्शा आए उस पर बैठकर होटल चली जाए। इसी असमंजस में ही थी कि एकदम से फोन की घंटी बजी और अभी पूरी तरह घंटी बजी भी नहीं थी कि उसने फोन उठा लिया। वहां से आवाज आई, मैम मैम आप किस साइड खड़ी हैं? मैं पिलर नंबर 45 के आगे गाड़ी ला रहा हूँ। रिद्धिमा ने काफी चिड़चिड़ी आवाज में जवाब दिया, भैया 1 घंटे से ऊपर हो गया है, आपका वेट कर रही हूँ, कहाँ थे आप? खैर मैं पिलर नंबर 45 के सामने वाली लेन में हूँ, वहां आइएगा और जरा जल्दी। ड्राइवर ने जवाब में बस इतना ही कहा कि मैम बस 2 मिनट और वेट कर लीजिए, और फिर फोन कट गया। रिद्धिमा से 2 मिनट की ये वेट भी अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन उसके पास वेट करने के अलावा ऑप्शन भी क्या था। सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी। वह नंबर पढ़ने की कोशिश करने लगी और उसे तसल्ली हुई कि ये उसी की ही कैब थी। गाड़ी रुकते ही रिद्धिमा ने झट से दरवाजा खोल लिया और ड्राइवर को थोड़ी कड़वाहट भरी आवाज में सूटकेस उठाकर डिक्की में रखने को बोला। सूटकेस रखते हुए ड्राइवर कहने लगा, मैम सॉरी मैं लेट हो गया। वो रिद्धिमा ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोला, जल्दी करो भैया, मुझे कुछ बहाने नहीं सुनने। लेट आना था तो पहले ही बता देते, मैं कहीं अपना अरेंज कर लेती, कम से कम वेट तो नहीं करनी पड़ती। जल्दी बैठिए और चलाइए गाड़ी। गाड़ी ऑन होते ही ड्राइवर ने फिर से माफी मांगी। रिद्धिमा ने खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी इस माफी को ऐसे इग्नोर किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। यहाँ से होटल का रास्ता कुल 50 मिनट दिखा रहा था। वह तो बस जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना चाहती थी। ड्राइवर फिर से अपनी धुन में रिद्धिमा से बात करने लगा और कहने लगा, मैम आपके ऑफिस से जब भी कोई आता है मेरी ही ड्यूटी लगती है,
स्टेशन से होटल और होटल से स्टेशन छोड़ने की। हाँ, लेकिन पिछले 7 साल में मैं कभी लेट नहीं हुआ हूँ। ये तो आज ही वो बोल ही रहा था तो उसे सामने सिग्नल दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोक दी। उसने अपनी बात कंटिन्यू रखी। बोला, मैम आपको भूख लगी होगी ना, अगर चाहो तो साथ ही में एक बहुत बढ़िया एक रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, आप चाहें तो मैं रोक देता हूँ, इंतज़ार कर लूँगा मैं, या फिर आपके लिए मैं फटाफट पैक करा के ले आता हूँ, आप रास्ते में ही खा लीजिएगा। उसका इतना कहना था तो रिद्धिमा ने उसे मना कर दिया। फिर सिग्नल ग्रीन हो गया, उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर कहने लगा, मैम आपके ऑफिस के एक साहब हैं, वह हर 2 महीने में आते हैं, बड़ा सा चश्मा लगाते हैं, मैंने उनको हमेशा वाइट शर्ट पहने ही देखा है। हाँ, और चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, वह टाई लगाना कभी नहीं भूलते उस शर्ट के साथ। ड्राइवर अभी सोच ही रहा था कि उनका नाम क्या है। वो कह रहा था, मैम उनका नाम। और रिद्धिमा एकदम से बोल पड़ी, कहती, आप रवि सर की बात कर रहे हैं शायद, वही मेरे बॉस हैं। हाँ मैम, रवि सर। ड्राइवर ने हामी भर दी। हामी भरने के बाद वह फिर बताने लगा कि मैम रवि सर ना एक बार यहाँ आए थे तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ नौकरी का ऑफर दिया था और कह रहे थे कि मैं उन्हीं के शहर शिफ्ट हो जाऊँ और सैलरी भी अच्छी बता रहे थे, पर मैम ऐसे घर बार छोड़कर कैसे दूसरे शहर जाऊँ, मुझे तो यहीं सही लगता है। रिद्धिमा बस उसे सुन रही थी। वह फिर बोला, और मैम मुझे याद है कि पिछली बार जब आए थे ना तो भरपूर गर्मी थी, और पता है स्टेशन से निकलते ही मुझे कहने लगे कि यार होटल जाने से पहले जो भी नारियल पानी वाला दिखेगा वहीं रोक लेना। जब मैंने रोका तो मैम आपको मालूम है उन्होंने खुद तो पिया ही, मुझे भी पिलाया, और वहाँ आसपास कुछ मजदूर लोग काम कर रहे थे, उनको भी उन्होंने नारियल पानी पिलाया। मैम कितने भले इंसान है वो, और कितने लोगों की दुआएं लगी होंगी उनको। रिद्धिमा बस चुपचाप सुनती रही। ड्राइवर की इन्हीं बातों में 50 मिनट निकल गए और वह होटल पहुंच गए। होटल पहुंचते ही ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, रिद्धिमा उतरी और ड्राइवर ने डिक्की खोलकर फटाफट फिर उसमें से सूटकेस निकाला और वहाँ खड़े गार्ड को बोल दिया कि इसे अंदर ले जाए। रिद्धिमा अभी बोलने ही वाली थी ड्राइवर को वह कल कितने बजे उसे लेने आए ताकि स्टेशन छोड़ पाए, कि इसी बीच ड्राइवर फिर से बोल पड़ा, मैम एक रिक्वेस्ट है, आप अपने बॉस रवि सर को मेरा लेट आने का मत बताना, वो मैं घर के किसी काम में फंस गया था, निकल नहीं पा रहा था, और मेरा फ़ोन मेरी 5 साल की बेटी के पास था, तो जब भी आप फ़ोन कर रहे थे मैं उसे लेने की कोशिश भी कर रहा था ना, तो वह या तो रो रही थी या चिल्ला रही थी। दरअसल मैम उसकी माँ ना उसके पैदा होने के 2 साल बाद ही हमें छोड़कर चली गई, तो मैं ही उसकी देख रेख करता हूँ, बस किसी तरह उसको सुला कर आया हूँ, और पड़ोसी वाली आंटी को बोल आया हूँ कि वह तब तक देख लेंगी जब तक मैं आपको होटल छोड़ दूँगा, बस सीधा वहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैम प्लीज़ कंप्लेंट मत करना। रिद्धिमा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रही, फिर बोली, भैया आज जब मैं आपकी वेट कर रही थी ना स्टेशन पर या फिर गाड़ी में बैठी थी तो बहुत गुस्से में थी, लगा कि कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है कि ना फ़ोन उठा रहा है और ना ही वक्त पर आया। फिर जब आपने मुझे खाने के लिए पूछा या फिर आपने रवि सर की बात शुरू की तो लगा कि आप लोगों को कितनी बखूबी और कितनी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि रवि सर से इतनी कम मुलाकातों में भी आप उनकी टाई वाली बात को जान पाए थे। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ का ज़्यादा ज्ञान नहीं, जितना है आपने जो अभी बताया उतना ही जान पाई, लेकिन अब मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आप गैर जिम्मेदार इंसान तो नहीं। चलो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मुझे ना हमेशा से ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हर दिन एक नई कहानी की तरह होता है, जिसमें कुछ हमारे रोज़ के मिलने वाले लोग होते हैं, कुछ हमारे दोस्त, कुछ हमारी फैमिली, लेकिन इसके साथ साथ इस कहानी में कुछ ऐसे लोग हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे पहली बार मुलाकात हुई होती है, जैसे आज हमारी हुई। और जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हर दिन में कभी पिछली कहानी के कुछ लोग हमें याद रह जाते हैं, कुछ लोगों को हम जाने अनजाने में भूल जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब मैं यहाँ आ रही थी ना
तो बहुत से हमारे ऑफिस के ऐसे लोग जो आपसे मिल चुके हैं इस शहर आके, उन्होंने कहा था मुझे कि बहुत दिलचस्प ड्राइवर भैया से मुलाकात होगी। रवि सर ने तो आपका जिक्र करते हुए आपका नाम भी बताया था। कैलाश है ना आपका नाम? रवि सर ने यही कहा था। जी मैम, मेरा नाम कैलाश ही है। कैलाश भैया के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी ये कहते हुए। रिद्धिमा फिर बोली, कैलाश भैया, इतना कह सकती हूँ कि आप हम ऑफिस वालों की जिंदगी की कहानी के वो इंसान हैं जिन्हें ना हम कभी भूलना चाहेंगे और ना भूलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप इंसान में इंसानियत को तलाशते हैं और उसे महत्व देते हैं। फिर वो चाहे रवि सर का आपको या मजदूरों को नारियल पानी पिलाना हो जिस पर आपने गौर किया और बताया भी, या फिर ये सोचना कि मैं स्टेशन पर भूखी खड़ी थी और उसके बाद मुझे खाने के लिए पूछना, ये सब इंसानियत ही तो है और उसे ढूंढ पाना बहुत कम लोगों में होता है। आप उस पर गौर दे रहे थे, आप बखूबी समझ रहे थे, इसलिए आपको ना कभी भूला जाएगा और ना कभी भूलेंगे। चलिए अब मैं लेट हो रही हूँ। ये कहते हुए रिद्धिमा होटल की लॉबी की ओर जाने लगी और फिर पीछे मुड़कर बोली, कैलाश भैया कल शाम को 6 बजे आ जाइएगा, ट्रेन है वापसी की, छूटनी नहीं चाहिए। और कैलाश भैया भी मुस्कुराकर बोले, जी मैम। ये कहते हुए उन्होंने अपनी गाड़ी दाईं तरफ मोड़ ली, चल दिए अपने घर की ओर, अपनी बेटी के पास। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Stay safe, stay healthy, take care of yourself and of your family and friends. Bye-bye.